शुक्रवार को मार्केट में एक बहुत ही जबरदस्त तेजी आई और निफ्टी ने कई महीनों बाद इतनी बड़ी तेजी दिखाई कि 450 पॉइंट ऊपर गई। कारण उसके पीछे ये था कि ट्रेड डील जो होने वाली थी ईरान और यूएस के बीच में वो ऑलमोस्ट डन है, ऐसी खबरें आई दोनों साइड से आई, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, कि जो समझौता है पीस का वो हो गया है लगभग, केवल साइन होना बाकी है। और ये खबर शुक्रवार को दिन में आई बीच में, तब तक मार्केट फ्लैट था। उसके बाद वन साइडेड रैली मार्केट में बनी। अब इसमें बहुत सारे सवाल अभी भी हैं कि साइन होगी कि नहीं होगी, लेकिन क्रूड ने रिएक्ट कर दिया। क्रूड $90 के नीचे आ गया, ब्रेंट क्रूड। करेंसी भी हमारी इंप्रूव हो गई और बॉन्ड यील्ड भी नीचे आ गई। अब उसके बाद की कहानी ये है कि दोनों साइड से अलग अलग स्टेटमेंट चल रहे हैं और डील अभी तक हुई नहीं। साइन कब होगी पता नहीं, संडे को होगी, मंडे को होगी, कब होगी यू नेवर नो। लेकिन उसने मार्केट पे रिएक्शन जरूर दे दिया है। और उस मार्केट का रिएक्शन ही ये था कि जब हम शुक्रवार को मार्केट देखते हैं तो ये देखिए 460 पॉइंट की रैली, 2% निफ्टी एक दिन में भागा। और फिर सारे इंडाइसेस आप देखिए 2 से 4% की रैली पूरे मार्केट में बनी। लेकिन इसी हफ्ते के पिछले 4 दिन को हम जब देखते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ। अगर आप वीकली देखेंगे तो निफ्टी 1%, आधा परसेंट, 0% निफ्टी 150 तो गया है। इस तरह का था कि पूरी कहानी फ्राइडे की है और वही 12 बजे के बाद की। सेक्टोरली देखेंगे तो आईटी लास्ट वीक बहुत बुरी तरह से पिटा, और ये लास्ट वीक नहीं, पिछले 15 दिन से यही चल रहा है उसमें कि अनयूजुअली उसकी पिटाई हो रही है और बड़े दिग्गज स्टॉक तो 15 से नीचे के मल्टीपल पे बिक रहे हैं इस समय। तो इस सेंस को देख करके सबसे पहला ही जो सवाल ये बनता है कि जो ये ट्रेड कह रहा हूं मैं, पीस डील होगी कि नहीं होगी, और अगर हो गई तो क्या ये डिस्काउंटेड है मार्केट में, ये प्राइस इन है? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। दूसरा सवाल है एफआईआई के सेलिंग को लेकर के। अप्रैल में, मई में जो आप डेटा देख रहे थे उसमें गिरावट आई थी, लेकिन जून के पहले शुरू के 2 हफ्तों में, 10 दिनों में उन्होंने ऑलमोस्ट 5000 करोड़ एवरी डे बेचा है। एवरेज निकल के ये आ रहा है। क्यों बेच रहे इतना? क्या वो स्लो डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और तीसरा है, जो एमफी ने डेटा दिया है म्यूचुअल फंड का, वो इस बार का थोड़ा सा चिंता पैदा कर रहा है। नंबर खराब आया है। डिटेल में अंदर जाएंगे। अगर आप ओवरऑल नंबर देखेंगे एसआईपी का तो आपको लगेगा नहीं कुछ फर्क नहीं, 150 करोड़ तो नीचे है। लेकिन जब अंदर जाके आप देखेंगे तो आपको चिंता दिखेगी, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ये तीनों प्रश्न आज समझेंगे सुनील जी के साथ। सुनील जी नमस्कार। और सर, ये तीनों ही प्रश्न की पहली आप ही हल कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न तो मेरा यही है कि क्या ये ट्रेड डील डिस्काउंटेड है? क्या कोई न्यूज 2 बार डिस्काउंट करेंगे हम? क्या इतने दिन से तो हो रही डील 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 डील। मेरा मानना है कि आप कह रहे हैं कि मार्केट डज नॉट डिस्काउंट। अब मार्केट कौन है? हम और आप। हम और आप है। और तीन नहीं, ऐसे बांटेंगे तो 3 है, एफआईआई, डीआईआई और नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक प्लेयर। ये 3 है मार्केट के अंदर। ओके, तो अब मार्केट को वॉर के बारे में अगर सोचें तो मेरा मानना है कि इंडियन नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने वॉर को इग्नोर किया है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं 3 महीने का रिटर्न का डेटा देख रहा था और आप हैरान हो जाओगे। 50 फ्लैट डाउन 0.05%, 3 महीने का। ओके, माने आज 10 जून है, 14 जून है, तो 14 मार्च, यानी वॉर के शुरू होते 2 हफ्ते हुए। ठीक है, निफ्टी फ्लैट है 0.05%। राइट, मिड कैप इंडेक्स अप 8%, ट्रू, स्मॉल कैप इंडेक्स अप 12%, whether you take small cap 100 or small cap 250, micro cap index up 18%। यस यस यस। अब ये कौन सा डिस्काउंटिंग का बात कर रहे हैं? वॉर को माना ही नहीं है हमारे, क्योंकि देखिए डीआईएस क्या कर रहे हैं, एफआईएस जो बेच रहे हैं उसको ज्यादातर खरीद रहे हैं जितना उनके पास पैसा है, पर डीआई के पास पूरा का पूरा लार्ज कैप का पैसा नहीं है। डीआई के पास मिक्स आता है पैसा।
राइट, जो हम अब एफी का फ्लोट डेटा दिखाएंगे उसमें साफ दिखेगा आपको कि 26% आपको फ्लेक्सी कैप में आता है, 10% आपको मल्टी कैप में आता है और 10-12% आपको लार्ज एंड मिड कैप में आता है, और 16% आपको में और मिड कैप और स्मॉल कैप में आता है। तो पूरा जो डीआई के पास जो पैसा इकट्ठा हो रहा है और जो डिप्लॉय कर रहे हैं वो पूरे लार्ज कैप में जा रहा है। इसलिए जो एफआई की बिकवाली जो आपने बताया कि भयंकर थी, उसको जितना हक हो सके डीआईएस ने प्रोटेक्ट किया है, मगर पूरा कर नहीं पाए। और बाकी को उनको चॉइस नहीं है, मिड कैप फंड को मिड कैप खरीदना है, स्मॉल कैप फंड को स्मॉल कैप खरीदना है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जो है उनके लिए खुलेआम सब है, और को थोड़ी लार्ज कैप में जाके खेलते हैं। तो वो लो फ्री फ्लोट, हाई वॉलेटिलिटी, माइक्रो कैप, इधर पे ही, चाहे उस पार्टिसिपेंट को आप स्पेकुलेटर कहे, ट्रेडर कहे, इन्वेस्टर कहे, कुछ भी नाम दो आप उसको, मैं उसको नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर मान के चलता हूँ। क्योंकि मैंने स्पेकुलेटर कर दिया तो कोई बोलेगा हम तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो ट्रेडर बोलता है नहीं मैं इन्वेस्टर हूँ, 3 महीने के लिए मैं इन्वेस्टर हूँ, 2 महीने के लिए। तो ये नाम से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। यानी जिन लोग, और ये लार्जली इन लोगों की सिचुएशन क्या है, ना उनके पास धन का रिसर्च है, ना उनके पास मैक्रो का कोई बड़ा अंडरस्टैंडिंग है, ना उनको जियोपॉलिटिक्स से कुछ लेना देना, कुछ स्टडी करके कुछ इंफॉर्मेशन है, राइट। मगर ये ट्रेड कर रहे हैं कि मेरी पोर्टफोलियो थी फरवरी 28 को ऐसी, उसमें इतना करेक्शन हो गया तो मैं जाके खरीदूंगा, बिकॉज मुझे भरोसा है लॉन्ग टर्म में इंडिया के ऊपर, मार्केट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर। ये एक सोच से वो आके खरीद रहे हैं। तो ये डिस्काउंटिंग वाली बात जो करे, ये खाली लार्ज कैप के अंदर घूम रहा है कि एफआई ने ज्यादा बेचा तो डीआई। और ये भी आपने देखा होगा कि पिछले 3 महीने में ही देखे आप, जिस दिन एफआई ज्यादा बेचते हैं उस दिन डीआई ज्यादा खरीदता है, जिस दिन एफआई कम बेचते हैं उस दिन डीआई भी अपना बाइंग कम कर देता है। यानी वो ढूंढ रहा है, डीआई ढूंढ रहा है सस्ते में गुड क्वालिटी लार्ज कैप। तो एफआई अगर ज्यादा बेच रहे हैं तो गुड क्वालिटी का उसका प्राइस गिर रहा है तो जाके खरीद रहा है। तो वो स्मार्ट बिहेवियर है, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। बट तो मेरा मानना है कि जो वॉर की स्थिति के बारे में आप बात कर रहे हैं कि डिस्काउंटिंग द न्यूज, ये पूरा ये नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर का काम है। बिकॉज डीआईएस अपने एक जो कहते हैं ना मीडियम टर्म में उनका एक आउटलुक है, उस आउटलुक के बेसिस पे अर्निंग सीजन खत्म हो गई है, उनको क्लैरिटी है कि इसकी अर्निंग सीजन कैसे जा रही है, कौन से प्रश्न को एड्रेस करना चाहिए, और जब उनको एक अच्छी स्टॉक लगे एक अच्छी सेक्टर में, जब उसका दाम गिरता है खरीदता है। तो दे आर नॉट के वॉर के कारण, जी वॉर का पोर्टफोलियो कोई भी एक फंड मैनेजर नहीं बनाएगा, बिकॉज वो 3 महीने के लिए बनाकर उसके बाद क्या करेगा उस पोर्टफोलियो को, वॉर खत्म हो जाएगी क्या करेगा, नहीं, वो तो सिस्टमेटिकली लॉन्ग टर्म। और अगर उसको लगता है कि वॉर के कारण कोई एक सेक्टर या एक स्टॉक में पिटाई हुई है तो जम के उसको खरीदेगा। तो इट्स बाइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द वॉर। तो वॉर के बारे में 2 ही प्लेयर्स डील करते हैं, एक है हेज फंड, जिनके लिए वॉर की माहौल बढ़ रही है, तनाव बढ़ रही है, तो वो शॉर्ट करने के लिए आइडियल है इंडिया को, राइट। तनाव कम हो रहा है तो शॉर्ट को कवर करेंगे, ठीक है, ये हेज फंड का काम है। और दूसरा होता है रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं, उनके लिए भी वॉर एक इंपॉर्टेंट प्ले होता है। तो उतना शॉर्ट नहीं करते हैं जितना एफआई करते हैं, बट फिर भी वो लॉन्ग जाते हैं जब। तो ये मार्केट डिस्काउंटिंग न्यूज ट्वाइस ये रिटेल बार बार कर रहा है, रिटेल माने नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अब ये पीस अकॉर्ड फुली डिस्काउंटेड ना डिस्काउंटेड इसका कुछ मतलब ही नहीं है, बिकॉज 38 बार ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे ट्वीट किया कि वॉर खत्म हो रही है, राइट। तो मेरा मानना है कि इसमें कोई मार्केट वार्केट की बात नहीं है। एफआईएस में लॉन्ग टर्म एफआईएस, और आप एफआई की फ्लो में देखेंगे, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे उसको आते हैं ताकि उससे मार्केट भी समझेंगे। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको क्लियरली, देखिए मैं बता रहा हूँ 2-3 चीज। आप बोल रहे हैं कि एवरेज 5000, वो एवरेज था 7000 बिफोर दिस वीक बिगैन, बट दिस हफ्ते में देखे पहले 2 दिन 5000 आपके एवरेज के हिसाब से, उसके बाद 2000 में गिर गया उनका सेलिंग। और ये क्यों गिरा, 3 दिन गिरे क्योंकि न्यूज था वॉर का, और वॉर के दिन, वॉर जो अनाउंस हुआ, डील अनाउंस हुआ, तो 1000 करोड़ उन्होंने बेचा, उन्होंने खरीदा नहीं उस दिन भी। तो एफआईएस आर नॉट रिएक्टिंग टू द वॉर, और ये अनाउंसमेंट के पहले ही उन्होंने अपना सेलिंग कम कर दिया। और अगर आप फिर ग्रॉस परचेज ग्रॉस सेल के नंबर पे जाओगे, क्या दिख रहा है आपको, 8 जून से आपको ग्रॉस परचेज बढ़ रहे हैं,
बड़ा ग्रॉस सेल वही का वही ऑलमोस्ट है, एक्सेप्ट लास्ट दिन में बिकॉज ऑफ द अनाउंसमेंट थोड़ा कम हुआ। देखिए उधर, राइट। तो द डेल्टा जो हो रहा है वो परचेसिंग के कारण हो रहा है, सेलिंग के कारण नहीं। सेलिंग कम नहीं हुआ है ज्यादा, 3 दिन में देखिए 16, 15, 13 है सेलिंग। बाइंग पहले की जो देखिए उससे स्टेप हुआ है। तो क्या कर रहे हैं कि एफआईआई को धीरे धीरे लग रहा है कि उन्होंने भयंकर जून फर्स्ट वीक में भयंकर बेचा। याद है आपको, फर्स्ट वीक ऑफ जून का इटसेल्फ वाज मोर देन द होल लास्ट मंथ, राइट? ऐसा कुछ था नंबर आपका एफआईआई का। इसका बाद का स्लाइड में देखिए, यहां पर जून में 46,000 करोड़। अब इसका प्रीवियस स्लाइड में जाके इस हफ्ते का निकालिए, 1 वीक का। ये 1 वीक का है 10,000, 16,000, करीब करीब 15,000 करोड़। 15,000। तो उसको भी इनके तो 30,000 करोड़ उन्होंने पहले 7 दिन में बेचा। राइट। 7 दिन नहीं, एक्चुअली मार्केट का 5 दिन ही है, 5 days। करेक्ट। तो मेरा मानना है कि उन्होंने सेलिंग इतना कर दिया कि अब उनको लगा कि जो बैड न्यूज है वॉर के कारण इंडिया के इम्पैक्ट के ऊपर, उसको डिस्काउंटेड है। अब रिस्क उनके लिए यही है कि अगर वॉर एस्केलेट होती है और तेल 92 की 96 की जो रेंज में घूम रही थी वो 105, 10, 20 पे जाएंगी, तो वो अपना सेलिंग को और भी बढ़ाएंगे, ठीक है। नहीं तो ये जो 92 का प्राइस है वो ही डिस्काउंटेड ऑलरेडी इन द प्राइस था। तो मेरा व्यू है कि एफआईआई अभी मोड बदलने के मोड में है, ओके, राइट? क्योंकि उनको एवरीथिंग हैज अ प्राइस ना। एक इंडिया का बैड न्यूज है, उसका एक दाम तक बैड न्यूज है, उसके और नीचे गिर गया तो इंडिया वैल्यू बाय बन जाता है। तो इट्स नॉट दैट इंडिया इज बैड, मैं बेचता हूं जाऊं, नो, प्राइस टू अर्निंग्स है, प्राइस फॉर द प्राइस व्हाट एम आई गेटिंग। तो इंडिया का तो जीडीपी ग्रोथ 6.9 to 6.6 ही आरबीआई ने बताया, उतनी भयंकर ड्रॉप थोड़ी है, राइट? तो मेरा मानना है कि अब एफआईआई की सेलिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉर, माने वॉर का स्टेबल सिचुएशन में ही एफआईआई की सेलिंग कम हो रही दिख रही थी इसी हफ्ते, राइट? तो अब वॉर की सिचुएशन में और बेहतर होगी तो मेरे ख्याल में ये सेलिंग 1,000 करोड़ के लेवल पे ही रहेगी अराउंड, क्योंकि प्राइस में आ गया है, अभी बेच के क्या फायदा, राइट? इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी थोड़ा पॉजिटिव भी बन सकता है, बिकॉज आप ग्रॉस परचेसेस देखें तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रीवियस स्लाइड में देखिए वहां पर 14,000 की बाइंग है लास्ट डे में, थोड़ी ओके रखिए उधर। तो द पॉइंट इज आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस कि मुझे नहीं लगता है कि एफआई की भयंकर सेलिंग अभी बाकी है, हो गया जो जितना बेचना था ज्यादातर हो गया। वॉर का माहौल बैड होगा तो शायद हेज फंड अभी शॉर्ट करेंगे, तो वो सेलिंग नंबर में दिखेगा आपको। मेरे से 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कि अगर रिटेल या नॉन इंस्टीट्यूशनल या जो भी लोग हैं उन्होंने अगर वॉर की चिंता ही नहीं की हो, तो देखिए 3 महीने में 18% चल गया। तो अगर वॉर इज डिस्काउंटेड, मतलब वॉर को उन्होंने भाव ही नहीं दिया, तो यहाँ से ऊपर जाने की जो मार्केट की प्रोबेबिलिटी है वो कम है, क्योंकि वो हम पीस डील हो या ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो लाइफ एज यूजुअल है। दूसरा क्वेश्चन एफआईआई का है कि ये वाला जो ट्रेंड है कि अचानक से अपनी सेलिंग कम कर देते हैं, जैसा कि मैं इस स्लाइड में देखूं तो मई उन्होंने मार्च में बहुत बेचा, फिर अप्रैल में उसका जस्ट हाफ कर दिया, मई में उससे भी 20,000 करोड़ कम कर दिया, लेकिन जून के पहले ही 10 ट्रेडिंग डेज में वो 50,000 करोड़ कर गए। तो ये कई बार धोखा दे चुके अपने को एफआईआई वाले, ये सब कम ज्यादा करके। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप एड्रेस करिए सर। हाँ, नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि दिस इज अ मिक्स। मेरा मानना है कि दिस इज हेज फंड्स एट प्ले, ओके। दिस इज द शॉर्टिंग। इस महीने जून के बिगिनिंग में वो बहुत नेगेटिव पोजीशन लिया वो इंडिया के बारे में, बिकॉज क्या हुआ था, इट वाज जून 5th वाज आरबीआई पॉलिसी, राइट? उसके पहले ही वाली थी आरबीआई पॉलिसी से दे हैव रिड्यूस्ड देयर सेलिंग आफ्टर आरबीआई पॉलिसी to some extent, okay, because 5th was a Friday too, na? 5th था Friday, June 5th, Friday, yeah, right? So
तो क्या है कि जून 5 तक 30,000 करोड़। तो क्या है ना, आई टेल यू एफआईएस के लिए मेन कंसर्न क्या है कि उनकी कंसर्न है इंडिया के फिस्कल के ऊपर, इंडिया की रिस्क रेटिंग के ऊपर, उनकी मैक्रोस के ऊपर, राइट। और जब आरबीआई ने आके एक तरह से एक फ्यूचर इन्फ्लेशन फोरकास्ट को बढ़ा दिया, सी आज वो एक्शन, दैट्स व्हाई हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस शो में कि एफआईएस इतना संतुष्ट नहीं थे विद आरबीआई एक्शन। वो रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो नहीं हुआ, मगर फिर भी आरबीआई ने न्यूट्रल रखा, तो उनको लगा कि आरबीआई चाहे तो कर सकती है रेट हाइक। तो वही दिख रहा है मुझे। तो मेरा मानना है कि देखिए, अब मार्केट की आउटलुक बताए तो कौन सी मार्केट की बात करें, आप क्लियरली बताइए। अब लार्ज कैप और ब्रॉडर मार्केट दोनों अलग तरीके से मूव हो रहे हैं। हाँ, और समस्या ये भी है, और लार्ज कैप का एफआईएस का हाथ है। हाँ। और वहां क्या है कि उस स्थिति में अगर अभी वॉर समझे खत्म होगी तो जरूर एफआईएस के लिए एक कंसर्न जो है, और जो शॉर्टिंग कर रहे थे इंडियन मार्केट में, वो कम होगा। सेकंड, आप करेंसी की बात देखिए, आरबीआई के एक्शंस में एक चीज जो एक लास्टिंग इंपैक्ट होगी वो है करेंसी का, क्योंकि 3 एक्शंस आरबीआई ने लिए ना। एक तो गवर्नमेंट ने लिया वो कि टैक्सेशन को हटाए, दूसरी बात है उन्होंने एसएनआरबी के लिए हेजिंग कॉस्ट को पिकअप कर दिया, तीसरी बात है उन्होंने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ईसीबी लाने के लिए पार्शियल हेजिंग कॉस्ट पिकअप कर रहे हैं। तो इसके कारण करीबन 50 से 75 बिलियन डॉलर, डिफरेंट एस्टिमेट्स है, एक साल के अंदर आ सकते हैं। तो इससे फ्यूचर करेंसी की डिप्रिसिएशन के ऊपर इफेक्ट आएगा। शॉर्ट टर्म में देखिए, एक दिन रुपी स्ट्रेंथन हुआ, एक दिन वीकन हुआ, एक दिन स्ट्रेंथन हुआ, एक दिन वीकन हुआ, कुछ ज्यादा मूव नहीं हुआ पोस्ट आरबीआई पॉलिसी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म वाली स्पॉट रेट जो होती है वो एक्चुअल डिमांड और सप्लाई ऑफ डॉलर्स पे होती है। मगर आप अगर स्वैप पॉइंट्स ट्रैक कर रहे होते तो द 1 ईयर फॉरवर्ड रेट वो पहले 100 के करीब थी, 99 टू 100 1 ईयर के बाद, वो अभी 96 97 पे जा रही है। ओके, सो एक इक्विटी एफआई के लिए ये करेंसी का उतना वीकन ना होना एक पॉजिटिव है, क्योंकि वैसे तो वो 2.5% तो मान के चलते हैं, बिकॉज इंडियन इंटरेस्ट रेट और यूएस इंटरेस्ट में 2.5% का फर्क है। तो फंडामेंटली इंडियन रुपी को 2.5% तो डिप्रिशिएट होना चाहिए। मगर अब ये जब चीजों के कारण अगर एक साल के अंदर ये पैसा डॉलर फ्लो आएगा तो उतना हद तक आपको एक क्या कहते हैं, रुपी का वीकनिंग ज्यादा नहीं होगा। तो उस हिसाब से उनको लग रहा है कि इंडिया एज अ बेट, 1 ईयर बेट में इट इज लुकिंग के करेंसी का ड्रैग उतना नहीं होगा उनके रिटर्न्स के ऊपर, राइट। और सेकंड है कि ये 6.6 प्लस 5.1 11.7% का नॉमिनल जीडीपी दिख रहा है आरबीआई के प्रोजेक्शन से। तो टू सम एक्सटेंट ग्रोथ का अराउंड लो डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ एट लार्ज कैप आल्सो दे कैन एक्सपेक्ट। सर, ये आरबीआई वाला जो है ये तो 30 सितंबर तक ही है ना? क्या ये जो एफसीएनआर पे इन्होंने छूट दी है? करेक्ट। तो एक तो 30 सितंबर प्लस जो हेजिंग कॉस्ट ये 2-3% की जो डिफरेंशियल बियर करेगा आरबीआई, इससे उनको तो फायदा हो जाएगा एनआरआई को, वो यहाँ पे लाके अपना पैसे कमा लेंगे। इनको पैसा हो जाएगा, जो एनआरआई डॉलर जमा करेंगे ना उनको फायदा होगा ना, क्योंकि उनसे बिल्कुल। तो वो 30 सितंबर के बाद क्या होगा, और प्लस जो ये कॉस्ट आरबीआई बेयर करेगा वो किस खाते में जाएगी? वो भी तो नहीं कुछ नहीं है। आप एक मिनट देखिए ना, तो आरबीआई का जो फ्यूचर में स्वैप कॉस्ट पिकअप कर रहे माने क्या है, 3 साल का एफसीएनआर डिपॉजिट ले लिया तो आरबीआई वो डॉलर वो बैंक को सप्लाई करेगी भैया। इट्स ओनली एन एडजस्टमेंट इन द फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ द कंट्री, कोई कॉस्ट नहीं है, बिकॉज देश का फॉरेक्स रिजर्व्स डॉलर में है ना, वो डॉलर होगा तो रिजर्व्स भी बढ़ेंगे ना। तो आप कांस्टेंट करेंसी पे लेके चल रहे हैं ना कि अब करेंसी यहाँ से वीकन नहीं होगी? नहीं वीकन होगी, बट वो अप्रिसिएशन इन द वीकनिंग रुपी आरबीआई के करेंसी बैलेंस में दिखेगा ना। अरे बस मेरे पास 600-700 बिलियन डॉलर है आज,
आज 10% करेंसी वीक गया तो मेरा करेंसी 770 बिलियन बन जाता है ना यार। हाँ, तो नेचुरल हेज ना। अरे ये गोल्ड बॉन्ड जब इशू हुआ था ना, ये अपना गोल्ड का सेम चीज, गवर्नमेंट के पास गोल्ड है तो उन्होंने 2% में बोरो किया गोल्ड, क्योंकि उनको पता है कि गोल्ड को वापस देते तो कुछ एनीवे गोल्ड है, समझ रहे। लेकिन और सर वो उसमें गोल्ड के दाम बहुत बढ़ गई और दे हैड टू गिव अप द गोल्ड, बिकॉज गोल्ड उनको हाथ में रखते हैं तो वो अप्रिसिएशन उनको मिलता, वो नहीं मिला। तो सेम विद द करेंसी, कोई डिफरेंस नहीं है। ये करेंसी को वो हैंड ओवर करेंगे बैंक्स को टू पे बैक टू द डिपॉजिटर आफ्टर 3 इयर्स, समझ रहे हैं। तो दैट इज माय क्वेश्चन, लॉस कहां पे होगा? लॉस होगा अपॉर्चुनिटी लॉस, कि अगर वो करेंसी मेरे रिजर्व में रहती तो मेरी रिजर्व में वो ज्यादा दिखती, मगर आई एम गिविंग अप दैट फ्यूचर रिजर्व्स फॉर द प्रेजेंट। इट इज अ रेंटेड गेम। यस, एब्सोल्युटली, है ना। इट इज अ रेंटेड गेम, बट इज व्हाट रघुराम राजन आल्सो डिड। हाँ, जो 13 में किया था, 2013 में एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड। ओके, दैट्स ग्रेट। चलो देखते हैं इसमें। तो नेट आप ये कह रहे हैं सर मार्केट को दो हिसाब से देखें, लार्ज कैप वाले क्वेश्चन अलग है और मिड स्मॉल कैप वो क्वेश्चन अलग है। करेक्ट। तो मिड एंड स्मॉल कैप में देखिए ये चीज है, अगर आप मानते हैं कि देखिए फर्स्ट एफआई का हम दो तरफे एक्शंस देखते हैं, ठीक है। एक बाइनरी वर्ल्ड में जाते हैं। समझिए कि एफआईएस ने अपना सेलिंग बढ़ा दिया, व्हाट एवर बी द रीजन, ओके। तो सेलिंग बढ़ा दिया तो डीआईआई अपना और भी बाइंग बढ़ाकर उस लार्ज कैप को खरीदने की कोशिश करेंगे, राइट। बट दे कैन नेवर मैच द सेलिंग पावर ऑफ एफआईआई, बिकॉज एफआई के पास $700 बिलियन का है टोटल, उसमें कितना भी वो बेच सकते हैं उतना मैच नहीं कर सकते हैं डीआईआई, समझ लो। जैसे यहाँ पे देखिए मार्च में उन्होंने मैच किया, अप्रैल मैच नहीं कर पाए, फिर मई में उन्होंने मैच किया, राइट, जून में मैच किया। तो मेरा मानना है कि अगर वो भयंकर एफआईएस की सेलिंग बढ़ गई तो निफ्टी का आपको 1% 1.5% करेक्शन होगा मैक्स यहां से। ओके, बिकॉज डीआईआई उन्हीं स्टॉक्स को खरीदने के लिए तैयार है, बिकॉज उनको पता है कि लार्ज कैप कंपनी स्टेबिलिटी देती है पोर्टफोलियो में, जितना है फ्लेक्सिबिलिटी है उसको पूरा अपनाएंगी। तो मेरे ख्याल में इसके बाद जो निफ्टी का लेवल है, तो आज से लेवल पता नहीं मुझे, इफ यू टेक 2% करेक्शन 3% करेक्शन, मे बी 22,000 का बेस मान लीजिए, ओके, इज व्हाट आई फील, ओके। अब वो सिचुएशन है, और फिर आपको अगर एफआईएस बेच रहे हैं तो वो खबर क्या है, किसके कारण वो बेच रहे हैं, यानी वॉर में भयंकर स्लिप हो गया और ट्रंप ने अपना वापस अटैक की बात शुरू करके कुछ ऐसी करी, तो रिटेल नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर भी पैनिक कर सकते हैं उस दिन। तो लार्ज कैप प्रोटेक्टेड रहेगा, मगर मिड एंड स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग चल जाएगी माइक्रो कैप में, और पैसा निकलेगा तो उधर थोड़ा फिसलेगा। तो एफआई का सेलिंग बढ़ गया तो एक स्मॉलर करेक्शन इन लार्ज कैप बट अ लार्जर करेक्शन इन मिड एंड स्मॉल कैप, बिकॉज ये रिटेल प्लेयर्स सब डर के मारे जो दे विल सेल द थिंग एंड कम, दैट इज वन। सेकंड इवेंट है, एफआई की सेलिंग कम होती है, 1000 करोड़ पर डे ये, सो 25,000 करोड़ पर मंथ में, इस मंथ को छोड़िए, इसमें ऑलरेडी 40,000 हो गया, मगर जुलाई मंथ में है तो मैं कि ओनली 20,000 to 25,000-30,000 करोड़ एफआईएस सेलिंग होती है, 20 to 30,000 करोड़। तो क्या होगा, तो डीआईएस को उतना पैसा लार्ज कैप खरीदने में डालने की जरूरत नहीं होती, तो वो अपने फ्लेक्सी कैप फंड में और उसमें मीडियम स्मॉल कैप की ओर थोड़ा और डाइवर्शन करेंगे, बिकॉज क्लियरली ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड FY 27 के लिए हमने देखा था 11% लार्ज कैप है अर्निंग्स ग्रोथ, मिड कैप का 18, स्मॉल कैप का 20, माइक्रो कैप का 26 है। तो फ्यूचर ग्रोथ को खरीदने के लिए डीआईएस भी अपना एलोकेशन मिड एंड स्मॉल कैप में बढ़ा देंगे, तो उधर और भी तेजी पकड़ेगी, और उस तेजी को देखते हुए ये नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर भी और भी जाके पैसा डालेंगे। तो वो मुझे दिख रहा है एक पोलराइज्ड मार्केट दिख रहा है। तो बट इसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, एफआईएस का जोरदार वापसी उतनी आसानी से नहीं हो सकती है, बिकॉज इट इज एआई रिलेटेड, इट इज वैल्यूएशन रिलेटेड, क्योंकि बिफोर द वॉर इटसेल्फ एफआईएस नाराजी थे इंडिया के ऊपर, ऐसा क्या बदलाव हो गया, राइट। तो
भयंकर तेजी एफआईएस की ओर से, वो तीसरा ऑप्शन जो है उसको आने में वक्त लगेगा, शायद अगले कैलेंडर ईयर में ही वो देखेंगे, जबकि टाइम करेक्शन होता है वैल्यूएशन का। 11% निफ्टी की अर्निंग्स होती है, वो बढ़ती है तो 1150 के जो भी है तो उससे 11% बढ़कर 1250 1270 अगर निफ्टी की ईपीएस आती है तो उनके लिए फिर एक रिलेटिव वैल्यूएशन की स्टोरी में, राइट, इंडिया का और भी थोड़ा मॉडरेशन के लेवल पे आएगा। पी अगर 18 पे आता है तो उनको इंडिया थोड़ी रीजनेबल लगी तो बाइंग आ सकती है। और चौथा फैक्टर जो है एफआईएस में, इट इज नथिंग टू डू विद इंडिया। अगर एआई का एक बबल की तरह अनवाइंड होने लगती है, जैसे स्पेसएक्स की वैल्यूएशन देखे, वो किसी भी फॉर्मूला में फिट नहीं बैठती भैया, किसी भी फॉर्मूला में, ठीक है, वो अनबिलीवेबल है। उसको फर्स्ट ट्रिलियनर ऑफ द वर्ल्ड बना दिया, ओके, बना दिया। बट अगर एआई में जस्ट लास्ट वीक एक सेल ऑफ, अरे मगर लोग, मैं कह रहा था, मैं पढ़ रहा था कि वो सेल ऑफ को भी ये स्पेसएक्स आईपीओ के कारण कह रहे थे। बहुत सारे फंड मैनेजर्स ने उधर प्रॉफिट बुक के इस आईपीओ के कारण रखा। अब वो आईपीओ खत्म हो गई, अब अगला आएगा ना ओपन एआई का, एंट्रोपिक का सर, उससे पहले एंट्रोपिक का आएगा। तो ये सिलसिला उतना जल्दी खत्म नहीं होगा। मगर मेरा मानना है कि अगर कोई भी करेक्शन आता है एआई रिलेटेड कंट्रीज और स्टॉक्स में, वो इंडिया के लिए पॉजिटिव है। हाँ, ये मैं भी मानता हूँ, आने चाहिए सर। लेकिन वो अभी इसके हाइनिक्स भी जाके करा, मैं भी लिस्ट करूंगा उधर, वो भी सब बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। Exactly. और नवंबर के आसपास आएगा आपका ओपन एआई का, करेक्ट। तो ये सब आपको सक आउट करने वाले हैं। बट मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत, तो इसीलिए बहुत सी चीज ट्रैक करने की जरूरत है। आपका एफआई का सवाल इतना आंसर आसान नहीं है। एक इंडिया का रिलेटिव वर्सेस द एआई वर्ल्ड है, दूसरा इंडिया का अर्निंग्स के ऊपर कैसी ग्रोथ आती है और वैल्यूएशंस पे कैसा लगता है, और तीसरी बात है कि वॉर सचमुच खत्म हो गया या और भी एक मोड है जहां पर ये और बुरा होकर फिर खत्म होने की बात हो सकती है। तो इतने सब फैक्टर्स एट प्ले है, तो हमें बस ट्रैक करना चाहिए इन सबको। इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट एंड टू से। ट्रू, वेरी ट्रू सर। सर अगला सवाल है अब हमारा, जो नंबर आया है एसआईपी का, ये डिकोड करिए सर। इस पे तो देखिए सब रेड दिख रहा है सर बीच में। नहीं, ये क्या है ना, देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम अप्रैल का इक्विटी फ्लोज है, ये फंड वाइज है, सो उसको जरा गौर से पढ़ेंगे। क्या कि 38,000 करोड़ नेट फ्लोज इक्विटी में थे अप्रैल में, वो 40% गिरकर 23,000 करोड़ बन गए। तो इमीडिएटली सवाल उठता है कि क्या रिटेल दम तोड़ रहा है, क्या फाइनली वॉर इसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। अनडाउटेडली 2 महीने टिकने के बाद थोड़ा इम्पैक्ट है, वो क्लियर दिख रहा है। मगर मैं इंटरेस्टिंग क्या कहूं कि आप सेगमेंट वाइज देखिए, सबसे ज्यादा गिरावट फ्लेक्सी कैप में आया है 50%। यस, 50%, मतलब आधा कर दिया लोगों ने। यस, और सेक्टोरल में आया है, मगर सेक्टोरल एक स्मॉल कंपोनेंट है तो उसको छोड़ते हैं, खाली 2,000 करोड़ से 600 करोड़। मगर अगर आप देखें तो लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, राइट, मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ पे गिरावट इज मच लेस। और इसका कारण मैं लास्ट में बता दूं आपको, मगर आपके लिए ये मान लेते हैं कि थोड़े फंड्स में निवेश करना इस महीने डेफिनेटली लोगों ने कम किया है। ओके, ये मानना है। अब यहाँ पे एक नंबर नहीं है, मैं वो बताता हूँ आपको, ग्रॉस परचेसेस का नंबर। ओके, तो वो नंबर 70,000 करोड़ था अप्रैल में और 53,000 करोड़ था मई में। ओके ओके, क्यों मैं बता रहा हूं कि अगले कॉलम में जाएंगे, राइट, और वो शेयर ऑफ फ्लोस को छोड़िए, वो इसी का ब्रेकअप है। चेंज इन परचेस, चेंज इन रिडम्पशन, वो इंटरेस्टिंग है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि परचेस में 20% का गिरावट, टोटल 81.9% दिख रहा है। तो 100 से 81 गिर गया। सो 20, ये सेल्स नेट इनफ्लोस का ड्रॉप में आपको फ्रेश पैसा डालना 20% कम हुआ और एग्जिस्टिंग फंड को रिडीम करके घर लेके जाना 9% बढ़ गया।
तो प्रॉब्लम वाज अबाउट मेकिंग फ्रेश एलोकेशन, नॉट सो मच अबाउट बुकिंग प्रॉफिट। समझ रहे हैं आप? सो पीपल ने फ्रेश पैसा डालने से थोड़ा रोका अपने आप को, और वहां पे भी सबसे ज्यादा रुकावट फ्लेक्सी कैप में है। फ्लेक्सी कैप, तो उन्होंने फ्लेक्सी कैप में पैसा डालना कम किया। इन टर्म्स ऑफ ओनली 73% ऑफ लास्ट मंथ पैसा उन्होंने फ्लेक्सी कैप में डाला। वेयरएज आप देखिए लार्ज कैप को छोड़िए, लार्ज कैप तो इट्स वेरी फ्यू पीपल, 2500 करोड़ का है, मगर मिड कैप और स्मॉल कैप में इट इज मच हायर, 87-84% फ्रेश परचेसेस। उधर उतना ड्रॉप नहीं है। तो जो आपने बात किया था कि नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, माइक्रो कैप को चलाया, वही सोच यहीं पे भी दिख रहा है कि वो अपना फोकस कम किया, मगर मिड और स्मॉल कैप में उतना कम नहीं किया जितना फ्लेक्सी कैप में कम किया उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट को, फ्रेश इन्वेस्टमेंट को। और रिडेम्पशन कहाँ पे ज्यादा हुआ? फ्लेक्सी कैप में 36% मोर देन लास्ट मंथ, यानी प्रॉफिट बुकिंग, भयानक, राइट। वही मैं कह रहा हूं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि द मेन रीजन फॉर द ड्रॉप इज द ड्रॉप इन फ्रेश बाइंग, एंड पार्ट ऑफ द रीजन इज इन बुकिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम माय एग्जिस्टिंग AUM। ठीक है, अब ये इक्विटी का मार्केट के लिए ये खाली इक्विटी का पैसा खाली है नहीं, इसके अलावा एक हाइब्रिड कैटेगरी भी है जहां पे 70% इक्विटी में होता है, वहां पे भी पिटाई हुई है। हाइब्रिड से भी लोगों ने पैसा निकाला है, और इतना देखिए कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में 1700 से खाली है 200 करोड़। तो सेफ्टी की ओर जाते हैं ना, ये सेफ्टी की ओर नहीं, सेफ्टी के पैसे भी निकाला उन्होंने। सबसे सेफ माना जाता है बैलेंस एडवांटेज, उधर से 90% लोगों ने, माय गॉड। बट ऑफ कोर्स मल्टी एसेट गोल्ड के कारण थोड़ा बहुत उधर रखा है, उधर 23% लेस है लास्ट मंथ से, बस। ओके, और एग्रेसिव हाइब्रिड है वो भी स्टैंडर्ड है उसका भी। सो लोग ने इस बार अपना, और ये भी इसमें भी देखिए चेंज इन परचेस की डेटा देखिए, 21% फ्रेश फ्लोस कम हुए, और खाली 3% आपको रिडेम्पशन से हुआ। देख रहे हैं 97.5 है ना ओवरऑल हाइब्रिड में। तो उधर भी पैसा डाला हुआ पैसा निकाल नहीं रहे हैं उतना, नया कम डाल पैसा डालने से इनकार कर रहे हैं और उसको कम करा रहे हैं। तो लोग ये पैसे के साथ क्या कर रहे हैं? तो अगर वो इक्विटी नहीं खरीद रहे हैं, हाइब्रिड नहीं खरीद रहे हैं, सोचने वाली बात है। ओके, बट अब अगर आए हैं इसमें, ये दोनों एक्टिव कैटेगरी है, इसके अलावा एक पैसिव भी कैटेगरी है ना, उसको भी देखेंगे अगले स्लाइड में। ये है इंडेक्स फंड और ETF, और यहां तो पूरी वाट। और यहाँ इंडेक्स में कौन डालता है पैसा? रिटेल नहीं है, ये होता है HNI, ये होता है प्रोविडेंट फंड, ये होता है राइट पैसिव फंड्स में डालने वाले सब दिग्गज होते हैं, उनको कॉस्ट का बहुत फर्क पड़ता है ना। अरे 1% से 1.25% मुझे सेविंग हो रहा है, मैं ETF में डाल के, इन्होंने पूरा दम तोड़ा। ट्रू। और यहां पर देखिए 75%, सॉरी कितना है, 64% ऑफ परचेज, 35% परचेज कम हो गए, रिडक्शन उतना नहीं, करीबन फ्लैट है, समझिए ओवरऑल। सो फ्रेश एलोकेशन पैसा अगर देखें तो भयंकर तरीके से इक्विटी इस स्पेस में नहीं आया। क्या लोग उस कैश को घर में रख के बैठ रहे हैं, बैंक डिपॉजिट में रख रहे हैं, क्या पता नहीं, मगर अभी म्यूचुअल फंड को देने से इनकार कर रहे हैं। और मैं उसको इतना रिटेल को दोषी नहीं मानूंगा इधर, ये बड़े लोगों का है, ये बड़े लोगों का है। और इन्हीं ने देखिए इनका करीबन देखिए ना 15,000 करोड़ से 300 करोड़, यानी 14,000 करोड़, 15,000 करोड़ ही मान लीजिए, जो पैसा डाल रहे थे, पिछले महीने डाला था उन्होंने मार्केट में, उसको पूरा निकाल दिया। 15,000 करोड़ कहां गया? कहां रख रहे वो पैसा को? दो चॉइसेस है इसमें, अगर वो सेविंग्स अकाउंट में रख रहे हैं और मार्केट की करेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं वापस जाने के लिए, तो अच्छी खबर है।
नहीं तो सर, मैंने जिस तरह से इंडेक्स चले हुए दिख रहे थे हमें, मिड कैप स्मॉल कैप वाले 3-3 महीने, वो डायरेक्ट सट्टा कर रहे हैं, डायरेक्ट सट्टा कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड की वजह से सीधे खरीदूंगा मैं, क्योंकि वो उधर 18% दिख रहा है इंडेक्स 3 महीने में। Correct. तो इसलिए मेरा मानना है कि ये रिटेल को इतना दोषी नहीं मानना चाहिए, बिकॉज अगले स्लाइड में जाओगे आप, इसको नहीं, अगले वाले, इसमें बाद में आते हैं। एसआईपी का फ्लैट था, 38,440 था, सॉरी 31,115, 30,954, 200 करोड़ का। तो रिटेल ने सपोर्ट किया है। ये नॉन रिटेल जो देखिए लमसम में अगर एसआईपी को हटाएंगे तो इसमें नेगेटिव था फ्लोज 8,000 करोड़। और मैंने ग्रॉस सेल की बताई ना, 70,000 करोड़ से 57,000 करोड़ पे आ गया। तो एसआईपी का शेयर ऑफ ग्रॉस फ्लोज के शेयर ऑफ नेट तो 100% के ऊपर जाएगा ना, बिकॉज इट इज मोर देन दैट। ग्रॉस फ्लोज का शेयर देखे तो लास्ट मंथ 44% था, इस मंथ 54% ऑफ द ग्रॉस फ्लो इनटू द इंडस्ट्री इज ओनली फ्रॉम एसआईपी। तो रिटेल इज नॉट पैनिकिंग, एचएनआई, और वो पैनिक कर रहे हैं, और मैं पैनिक में नहीं मानूंगा, बिकॉज दे आर नॉट रिडीमिंग। रिडेम्पशन इज नॉट द प्रॉब्लम, फ्रेश एलोकेशन इज द प्रॉब्लम। फ्रेश एलोकेशन, तो इसलिए मैं पैनिक नहीं बताऊं। अगर रिडेम्पशन बहुत स्पाइक हो गया ना, तो फिर रिडीम हो रहा है, पैसा जो बन गया निकल के चलो, नहीं ऐसा नहीं है। दे जस्ट दैट फ्रेश एलोकेशन इस महीने उन्होंने डाला नहीं, और अगर वो उन्होंने थोड़ा मिडिल स्मॉल कैप डायरेक्ट इक्विटी में डाला तो ठीक है, और कैश में रख रहे हैं तो अगले महीने वापस आ सकता है। तो इसको इतना नेगेटिवली रीड नहीं करने का। 2 महीने देखा उन्होंने, वॉर खत्म नहीं हुई है, तो उन्होंने थोड़ा सावधानी से एक्ट किया है। इसीलिए अब समरी पे जाएंगे, प्रीवियस स्लाइड पे देखें तो मंथ ऑन मंथ इसमें इंपैक्ट क्या है कि पहली चीज है इक्विटी प्लस हाइब्रिड प्लस गोल्ड। मैं सेकंड लाइन बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। इक्विटी प्लस हाइब्रिड प्लस गोल्ड में करीबन आपको 40,000 करोड़ का ऑलमोस्ट ड्रॉप है, 65,000 to 27,000। अच्छा, एक मिनट गोल्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उधर गोल्ड की वॉलिटिलिटी का इंपैक्ट भी दिखा, एक स्लाइड हाइब्रिड स्लाइड में था गोल्ड, लास्ट लाइन। हाँ, गोल्ड ईटीएफ देखिए, नहीं वो इसका अगला स्लाइड पैसिव्स में था, 3,000 करोड़ से -700 करोड़। सर गोल्ड का भाव गिर रहा है तो क्यों डालें? यस, एक्चुअली इनिशियली गोल्ड का भाव बढ़ा था जब गवर्नमेंट ने टैक्स इंट्रोड्यूस किया, एक दिन के लिए खाली। तो मेरा मानना है कि शायद उन्होंने जाके प्रॉफिट बुकिंग किया क्या उस दिन, पता नहीं। तो जनवरी में 24,000 करोड़ था। हाँ, तो लोग क्लियरली पास्ट रिटर्न्स को देखकर करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ये मिड एंड स्मॉल कैप में अभी भी रैली चालू रहेगी, बिकॉज ये रिटेल निवेशक अभी एचएनआईज भी देखे, सब पैसा अभी मिड एंड स्मॉल कैप में डालेंगे, बिकॉज रिटर्न उधर ही दिख रहा है। 3 महीने में माइक्रो कैप ने 18% रिटर्न दिया, तो उन्होंने वही सोचा होगा कि अरे यार मेरा मिस कर दिया इसको, अननेसेसरली मैंने ईटीएफ पे डालकर मेरा लार्ज कैप का रिटर्न आया। तो ये बात है। तो इसीलिए उधर आते हैं। तो एक्चुअली इसमें क्या इम्पैक्ट है बताऊं, एक इम्पैक्ट है जो इसमें, तो पहली स्लाइड में तो मैंने जस्ट दिया है उसको टोटल, बट नेक्स्ट में इफेक्टिव इक्विटी जो दिया मैंने, उसमें क्या क्या मैं बताता हूँ। मैंने गोल्ड को हटा दिया तो वो इक्विटी नहीं है, और फिर हाइब्रिड से मैंने 30% हटा दिया क्योंकि वो डेट में जाता है, डेट मिला। तो मैंने 100% ऑफ प्योर इक्विटी, 70% ऑफ हाइब्रिड लेकर इसको गणित किया है, और उसमें मुझे दिख रहा है कि 30,000 करोड़ यानी 53% ड्रॉप है मंथ ऑन मंथ फंड मैनेजर के हाथ में पैसा। 30,000 करोड़ कम पैसा है फंड मैनेजर के पास। तो मेरे लिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगले महीने कितना वो सपोर्ट कर पाएंगे। डीआईए के अंदर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड एक 60-70% हिस्सा होते हैं ना, तो उनके हाथ में पैसा कम आया है इस महीने, 30,000 करोड़ कम, हाफ ऑफ लास्ट मंथ। तो टू सम एक्सटेंट जो लार्ज कैप में सेलिंग एफआईएस की अगर बढ़ गई तो कितना ये जाके उसको डिफेंड करेंगे, थोड़ा डाउट है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि 1.5 to 2% ही निफ्टी में करेक्शन, अभी कह रहा हूं कि इसको डेटा देखेंगे तो शायद डीआई उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर वॉर की न्यूज बैड निकली तो मार्केट थोड़ी और करेक्शन भी हो सकती है लार्ज कैप में, बिकॉज उनका पैसा नहीं है, 30,000 करोड़ कम है उनके पास खरीदने के लिए। सर अभी मोटा मोटा देख के ये लगता है कि लोगों ने फ्रेश एलोकेशन रोका है। करेक्ट,
रिडेम्पशन नहीं है, बेचा नहीं है, लेकिन फ्रेश वाला थोड़ा रोक लिया उन्होंने। क्या ये उस रिडेम्पशन का पहले का स्टेज है कि पहले फ्रेश रोको, देखते सुधर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वहां पे भी दिक्कत आएगी। अगर बाकी फ्राइडे का डेटा देखा तो अभी सुधरने मोड में है, तो ये शायद है कि वो कैश जिसने उन्होंने डिप्लॉय नहीं किया वो अगले हफ्ते से डिप्लॉय करना शुरू करेंगे। क्वाइट पॉसिबल। बस ये कैश डाला नहीं तो कहीं पे है ना, हाँ कहीं तो है, कहीं तो है ना, जब सेविंग्स बैंक अकाउंट में है या आर्बिट्राज फंड में है, कहीं पे तो है। तो मेरा मानना है कि दिस कैन बी अ पावरफुल बाइंग, बट ये बाइंग ज्यादातर आपको ब्रॉडर मार्केट में आएगी, लार्ज कैप में नहीं आएगी। तो इसलिए मेरा आउटलुक है कि अभी भी मिड एंड स्मॉल कैप का ही एक माहौल रहेगा, माहौल रहेगा, बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी और प्रोजेक्शन ऑफ द अर्निंग्स इज डबल ऑफ लार्ज कैप। मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप का इस साल का अर्निंग्स की ईपीएस ग्रोथ देखें तो इट इज 2 to 3 times ऑफ लार्ज कैप। सो इसलिए मेरे अभी भी उसमें दम है लगता है। और इस महीने उन्होंने म्यूचुअल फंड में कैश नहीं डाला, तो क्या वो डायरेक्ट इक्विटीज में डालने के लिए तैयार है अगले महीने, या ये वापस म्यूचुअल फंड में ही डालने के लिए तैयार है, पता नहीं, बट जरूर लोगों के हाथ में कैश है। करेक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है सर ये, कि मिड स्मॉल और माइक्रो कैप रिटेल के फेवरेट, उसमें तेजी वो चल रहे हैं एसआई, और ये एफआईज लार्ज कैप को बेच रहे हैं, डिफेंड करते हैं थोड़ा बहुत डीआईएस, और मार्केट को वार से कोई लेना देना नहीं, अपने लड़ते रहो और आप अपना लार्ज कैप में देख लेना। क्योंकि आप सचमुच करें सर, निफ्टी 50 के ज्यादातर स्टॉक 5 साल से जीरो रिटर्न। एग्जैक्टली। और 5 साल से जीरो रिटर्न, मतलब टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, किसी को भी देखो आप, कुछ नहीं हो रहा उसमें, सब वहीं पे खड़े हैं। तो ये बहुत विचित्र सा मार्केट बन गया है कि एफआई कुछ भी करे। अब तो ये वो वॉरेन बुफे का थीसिस है ना, बाय गुड कंपनीज नॉट गुड स्टॉक्स। तो अब ये बाय गुड कंपनीज करके क्या रिटर्न बना? कुछ नहीं बना। वही तो बहुत सारे लोग इसमें डिबेट कर रहे हैं कि यार इतनी अच्छी कंपनी खरीदा फिर भी नहीं, इवन ब्रिटानिया जैसी कंपनी रिटर्न नहीं दे पा रही है, वो तो कंजम्पशन ड्रिवन कंपनी, उसमें भी कोई रिटर्न नहीं। तो ये तो बहुत ही अलग तरह की डिबेट होनी चाहिए मार्केट में कि गुड कंपनी भी खरीदे कि ना खरीदे, प्राइस तो बाद में देखेंगे। नहीं, इसलिए अल्टीमेट आंसर इज कि हर चीज की एक दाम होती है, और कहते हैं ना भाव भगवान है। उनके दाम, अर्निंग्स अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कंपनियों की परफॉर्मेंस बहुत घटी इसलिए उनका रिटर्न नहीं मिला, नहीं, क्या है कि वो प्राइस में ऑलरेडी है, इसीलिए रिटर्न नहीं मिला, क्योंकि वो अच्छी खबर जो है वो दाम में है। प्रॉब्लम ये है कि जो दाम में नहीं है उसी को खरीदना है, वो है मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां जानकारी नहीं है। रिलेटिव टर्म्स में उधर ज्यादा काम हो रहा है, ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। और इसमें क्या है, सिंपल जो नॉन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है ना, मेरा मानना है कि क्या कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट को उठा रहे हैं, स्मॉल कैप की फैक्ट शीट को उठा रहे हैं, फंड मैनेजर ने पिछले महीने क्या खरीदा देख रहे हैं, उसको जाके अगले महीने खरीदते हैं। आज इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है, वेबसाइट पे जाओ, किसी पे जाओ, बताए कि ये फंड मैनेजर ने पिछले महीने कौन से स्टॉक में कितना था उसका प्राइस एक्शन, कितना था उसकी एडिशनल क्वांटिटी जो किया, और जहां पे वो खरीदारी कर रहे हैं ये बीच के पीछे जाके नॉन इंस्टीट्यूशन पे उसी को खरीद रहे हैं। इसलिए एक जो कहते हैं ना, एक वर्चुअल साइकिल का मोमेंटम बन गया, तो वो टूटेगा तो रिवर्स में भी बहुत तेजी टूटेगा, मगर अब लिक्विडिटी है, बाजार में लिक्विडिटी है, ये तो क्लियर है। नहीं तो वॉर का कहीं पे बैठो, बताओ कि 3 महीने में वॉर का निफ्टी फ्लैट है और बाकी इंडिसेस को डबल डिजिट रिटर्न दिया है, तो कौन सा वॉर का इफेक्ट दिखा रहे हैं? ये जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट को बात ही उठना ही नहीं चाहिए। कौन सा इंपैक्ट बताइए मुझे? हमारी इंपैक्ट जियोपॉलिटिकल नहीं है, हमारी एआई वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म का इंपैक्ट है, ये शॉर्ट टर्म में कुछ इंपैक्ट नहीं हुआ है। हाँ सर, एक बात अभी आपने की बहुत अच्छी है, वो बात उसको समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया का जमाना है और इन्फॉर्मेशन है, सबको सब पता है, म्यूचुअल फंड में क्या नया माल लिया गया, क्या बेचा गया, वो सब उनको दिख रहा है। पीएमएस में दिख रहा है आपको, जो आपके अकाउंट में करते हैं, तो पीएमएस वाले उसमें भी खूब चोरी होती है कि आपके पीएमएस ये इन्होंने खरीदा फंड में, अब मैं डायरेक्ट भी खरीदूंगा इसको। ये तो फंड मैनेजर सब कैसे मैनेज करते हैं इसको?
ये वाली चीज को कैसे डिस्काउंट करेंगे आप? नहीं सी, फंड मैनेजर का काम बहुत मुश्किल हो गया है, इसीलिए वो I agree. इंडेक्स को बीट करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है ना, बिकॉज तो इट्स नॉट इजी टास्क ये, इसीलिए फंड मैनेजर भी शायद सेबी के पास जाके बोलेंगे कि प्लीज डोंट आस्क अस टू मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ पोर्टफोलियो। नहीं एकदम ये बात बिल्कुल सही है सर आपकी कि सबको सब दिख रहा है पीएमएस में क्या लिया गया, किधर क्या लिया गया। मैं डायरेक्ट, मैंने आपसे कहा था ना, वो डायरेक्ट सट्टा चल रहा है उधर, वो यही हो रहा है कि इधर फंड में क्यों देना, मैं खुद ही खरीदूंगा। जब मेरा फंड मैनेजर ये खरीद रहा है तो मैं भी डायरेक्ट खरीद लेता हूँ। कुछ तो सोच के खरीदा होगा, महीने 2 महीने तो रुकेगा ही वो। एंड अगेन सर एक और साइकोलॉजी चल रही है आजकल, लोग 10-20% रिटर्न मिल गया बहुत है, दूसरा देखेंगे कुछ, क्योंकि ऑप्शंस इतने अवेलेबल है कि वो रुकेंगे नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो नहीं, और इन्फ्लुएंसर्स भी इतने बढ़ गए, इतने टिप्स देते रहते तो कितना। यस यस ये भी बहुत हो रहा है। नहीं, फंड मैनेजर का जॉब बहुत ही चैलेंजिंग हो गया है, इसमें कोई शक नहीं मुझे। ओके सर, नेक्स्ट वीक हम लोग देखते हैं कि अगर डील हो गई तो कैसी तस्वीर बनती है, कितना डिस्काउंटिंग है। नहीं हुई तो सोमवार के दिन काफी खराब हो सकता है सर, अगर डील नहीं हुई तो, क्योंकि संडे लोग कह रहे हैं संडे को करो नहीं हुई तो देखते हैं क्या होता है। देखते ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। और ये शो आपको सुनील सर के चैनल पे भी मिलेगा देखने को, देखिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन से टॉपिक आपको नए लगते हैं जिसमें हम लोग बातचीत करें। थैंक यू सो मच सर।